व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नेशनल इनकम में हमने इनकम मेथड के क्वेश्चंस करे हैं, हमने एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस करे हैं। आज हम करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा और ये करने के बाद आपका टॉपिक हो जाएगा समाप्त। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल समझते हैं और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार, वैल्यू एडिड मेथड को सबसे पहले समझने के लिए एक चीज़ समझो कि वैल्यू एडिड मेथड में हम करते क्या हैं। देखो, वैल्यू एडिड मेथड में हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई इंसान कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो उसको प्रोडक्शन करने में वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, यानी वो एक, अगर एक फार्मर है तो वो एक आउटपुट बना के देगा ना, एक फसल की फॉर्म में, राइट। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस आउटपुट को बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा भी आया होगा, डेफिनेटली। क्योंकि अगर आपने कोई सामान बनाया है, फॉर एग्जांपल मैं एक बेकर हूं, मैं बिस्किट्स बनाता हूं, तो बिस्किट बनाने के लिए मैं वीट तो खरीद के लाया हूंगा ना, पहले मिलर से वीट खरीद के लाया हूंगा, उस वीट से मैंने बिस्किट बनाया होगा, तो बिस्किट मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बट जो वीट खरीदा है वो क्या है, उसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। तो उसको क्या बोले जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसको क्या बोले जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कभी भी आपको वैल्यू एडिड निकालना हो, तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडिड। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिड निकलता कैसे है, ये निकलता है ये फॉर्मूला लगा के, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से आप क्या माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एक फार्मर है, ठीक है। इस फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करा, जीरो से, बिल्कुल जमीन, बिल्कुल बंजर जमीन पे जीरो से फसल उगाई, ठीक है। तो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेट सपोज जीरो है, और इसने कितना वैल्यू जनरेशन करा, सपोज 400 रुपए का वैल्यू जनरेशन करा। कितने का वैल्यू जनरेशन करा, 400 का। तो मैं बोलूंगा फार्मर ने बेसिकली कितना वैल्यू एडिट करा, फार्मर का वैल्यू एडिट 400 आ गया, ठीक है। इस फार्मर से एक मिलर ने, जो आटा बनाएगा, फ्लोर मिल वाले ने, एक मिलर ने ये वीट खरीदा 400 रुपए में, और इससे आटा बनाया जो 700 का बिक गया, ठीक है। तो इसने 700 रुपए का आटा बेचा, 400 रुपए का इसका खर्चा आया, तो बेसिकली कितना वैल्यू एडिशन हुआ, देखो 300 का वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो गया। 400 का वैल्यू एडिशन फार्मर ने कर दिया, 300 का वैल्यू एडिशन मिलर ने कर दिया। इस मिलर से एक बेकरी वाले ने, यानी एक बेकर ने खरीद लिया आटा, कितने का, 700 का, क्योंकि ये 700 का बेच रहा था ना, और इसने बिस्किट बना के बेचे 1000 के, इसने बिस्किट बना के बेचे। तो इसने कितना बना लिया, इसने बना लिया 300। तो आप मुझे बताओ कि बेसिकली इकोनॉमी में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो हम बोलेंगे इकोनॉमी में टोटल वैल्यू एडिशन ये हुआ भाई, 400 का इसने किया, 300 का इसने किया, 300 का इसने किया, तो टोटल वैल्यू एडिशन हो गया 1000 रुपए का। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 1000 रुपए का। इसी को हम बोलते हैं जीवीए एट एमपी। इसको क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ना ये जोड़ देते हैं गलती से कि इसको जोड़ दो, 1000, 700, 700 और 400, 2100 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। नहीं, 2100 रुपए का तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तो हटाना पड़ेगा। ये कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन आया, 1100 का, ये हटाओगे तो वैल्यू जनरेशन कितना हुआ, 1000 रुपए का वैल्यू जनरेशन हो गया या नहीं हो गया बेटा जी। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड में वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ती है। वैल्यू एडिशन जिसको बोलते क्या है, जीवी एट एमपी। इसी जीवी एट एमपी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी भी बोल देते हैं। इसी को हम जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये ले लेते हो, खाली ये ले लेते हो, तो बेसिकली ये हो रही है डबल काउंटिंग। इसको क्या बोलते हैं,
डबल काउंटिंग। सर डबल काउंटिंग कैसे हो गई? देखो डबल काउंटिंग ऐसी हुई कि इस 700 में ये 400 भी तो है, इस 1000 में ये 700 भी तो है, तो दो दो बार काउंट हो रहे हैं। अगर आप ये ले लेते हो तो डबल काउंटिंग हो जाता है। तो डबल काउंटिंग से कैसे बचे, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग? इस डबल काउंटिंग से बचने के दो तरीके हैं। या तो आप वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और या फिर आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज कर लो। सर फाइनल आउटपुट मेथड का क्या मतलब होता है? फाइनल आउटपुट मेथड ये बोलता है कि आप बस फाइनल वैल्यू ले लो, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिशन। देखो 1000 फाइनल वैल्यू था, यही वैल्यू एडिशन था या नहीं था, है ना? तो हमारे पास डबल काउंटिंग से बचने के दो तरीके हैं, ईदर वी यूज वैल्यू एडिड मेथड और वी यूज फाइनल आउटपुट मेथड। सही है बेटा जी, परफेक्ट हो गया। चलो अब इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज में मैंने आपको कुछ चीज़ें और लिखवाई थी। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पूरा चार्ट बनवाया हुआ है, उसमें मैंने इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू एड तीनों के फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं, है ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट? और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता है? डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिया हुआ है तो वो भी इसी के अंदर आता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है ना? सेल्स कई बार ऐसे दी होती है डोमेस्टिक सेल्स, तो अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तो डोमेस्टिक सेल्स में प्लस कर देना एक्सपोर्ट्स। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे यूज होंगे। सही हो गया? चलो जी, अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। देखो इसके अंदर एक इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि वैल्यू एडेड निकालो फर्म ए का और फर्म बी का। तो कभी भी ऐसे मल्टीपल फर्म का क्वेश्चन हो, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, मल्टीपल फर्म का अगर क्वेश्चन हो बेटा, तो एक टेबल बना लिया करो इस तरीके का। एक इस तरीके का टेबल बना लो। यहाँ लिख दो फर्म ए, यहाँ लिख दो फर्म बी, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट वैल्यू एडेड। GVA एट MP इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? तो इसमें हम लिखते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है? आओ चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स बाय ए 100, सेल्स बाय ए 100, तो यहाँ पे ए में लिख दो। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए, ए ने परचेज करा बी से, तो ए ने अगर परचेज करा तो ए का तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और बी की सेल है, हाँ या ना? देखो यहाँ लिखा था या नहीं लिखा था? परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए ने खरीदा बी से, तो ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी की सेल। अच्छा जी, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, बी की परचेज है, ठीक है? परचेज फ्रॉम फर्म ए से खरीदा, इसका मतलब ए की सेल होगी। बट बच्चों ए की सेल्स गिवन थी, ए की सेल्स गिवन थी, तो ये क्या है? टोटल सेल है। जब भी टोटल सेल गिवन होती है तो छुटर पुटर सेल हम कंसिडर नहीं करते। देखो जब ये सेल्स बाय ए दिया हुआ है ना, अगर सेल्स बाय ए दे दिया तो बस बात खत्म, इसके अलावा कोई सेल आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल सेल, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। सर फिर ये बी में क्यों लिया था? क्योंकि अभी तक बी की सेल नहीं आई। अगर बी की मुझे टोटल सेल मिल जाएगी फिर मैं कुछ नहीं लिखूंगा कि सेल किसको कर रहा है, बी ए को कर रहा है, डी को कर रहा है, एफ को कर रहा है, मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा जैसे ही मुझे टोटल सेल मिलेगा, ठीक है? समझे? तो 60 को आपको यहाँ पे अलग से सेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये 100 के अंदर ऑलरेडी ये 60 होगा, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? सेल्स बाय बी। अब देखो बी की सेल 200 मिल गई तो मुझे ये 40 लिखने की जरूरत नहीं है, बी की सेल फाइनल 200 है। मिल गई या नहीं मिल गई? जब बी की सेल दी हुई है तो इसके अंदर सबकी सेल्स आ गई, ठीक है? यानी इसने किसको बेचा है? ये अलग से ए को बेचा है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जब बी की टोटल सेल दी हुई है तो बात खत्म, राइट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी। तो चेंज इन स्टॉक निकाल ले पहले, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, पहले ए का निकाल लो।
ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 और ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है 25 -5। अब बी का निकालो, बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 45। दिस इज -10। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास -5 -10 ए और बी का आ रहा है चेंज इन स्टॉक। ए का चेंज इन स्टॉक कितना आया, प्लस करना था बट -5, यहाँ भी प्लस करना था बट -10। फिलहाल तो यही आ जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमें बस वैल्यू एडिट निकालना था ए और बी का। ठीक है, चलो जी, तो अल्टीमेट वैल्यू क्या बनती है 100 -5 95 -40 55 तो फर्म ए का वैल्यू एडिट आ गया, और 190 -60 130 हमारे पास बी का वैल्यू एडिट आ गया। तो वैल्यू एडिट बाय ए विल बी 55, वैल्यू एडिट बाय बी विल बी 130। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस का फिलहाल कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बस वैल्यू एडिट निकालना था। वैल्यू एडिट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलो। हो गया जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखो, कैलकुलेट NVA। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NVA एट FC। NVA एट FC, ठीक है। देखो, वैल्यू एडिट को ही DP बोलते हैं, इसका मतलब हमें निकालना है NDP एट FC। याद रखना, वैल्यू एडिट का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमें सबसे पहले तो हम GVA पे जा पाएंगे। GVA एट MP क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये चाहिए। चलो, अब देखो, परचेज ऑफ मशीनरी। बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी जो है ना, ये बेसिकली फाइनल कंजम्पशन में आता है। मशीनरी एक फाइनल प्रोडक्ट है, हमें इंटरमीडिएट चाहिए, तो इंटरमीडिएट में मशीनरी नहीं आता। सेल्स आ गया 200, ये हम नहीं लेंगे। सेल्स आ गया 200, तो सेल तो आ गया 200। चलो, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, इंटरमीडिएट कॉस्ट हमने 90 ले ली। IT का कोई काम नहीं है। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आ गया 10, चेंज इन स्टॉक आ गया 10, तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक हम लोग लिख देंगे। तो हमारे पास हो गया काम, बस हमें हमारी वैल्यूज मिल गई। बाकी कुछ भी दिया हो जस्ट इग्नोर, अपनी वैल्यूज ढूंढना। ठीक है, 210 माइनस 90 120, यहाँ पे आपका GVA एट MP आ गया। GVA एट MP आ गया 120। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए NVA एट FC। तो हमें चाहिए NVA एट FC। अभी हम GVA एट MP पे हैं। दिस इज 120। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है। ठीक है, VA सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करोगे, मार्केट प्राइस से मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा NIT, राइट। परचेज ऑफ मशीनरी कहीं नहीं आएगा, सेल्स कहीं नहीं आएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहीं नहीं आएगा। NIT में मुझे चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 12। ठीक है, सब्सिडी मुझे कहीं नहीं दिया हुआ, तो डेप्रीसिएशन तो हो गया 0। डेप्रीसिएशन कितना हो गया हमारे पास, 0। NIT में IT माइनस सब्सिडीज, IT है बस 12 का, सब्सिडीज 0। तो अल्टीमेटली 120 माइनस 12 108 विल बी दी आंसर। 108 बेटा जी फाइनल आंसर आ जाएगा। सर ये GST का कोई काम नहीं है बेटा, जब इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है तो GST का कोई काम नहीं है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट कॉस्ट फाइनल दिया हुआ था, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ था, तो बस वही ले लेना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेटा जी हम लोग थर्ड चेक करते हैं। 2 क्वेश्चंस आपने कर लिए, ये वाला पॉज करके खुद से कोशिश करो। चलो जल्दी से खुद से कोशिश करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है बेटा जी।
GVA एट MP होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें NVA एट FC दिया हुआ है 250, हमें दिया हुआ है NVA एट FC, मुझे क्या चाहिए GVA एट MP चाहिए, तो NVA एट FC कितना हो गया 250। नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रीसिएशन, VA सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस NIT। चलो डेप्रीसिएशन ढूंढो, डेप्रीसिएशन ये रहा 30, तो डेप्रीसिएशन तो ये जोड़ दूंगा। NIT होता है IT माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे GST है, ये रहा 20 का, और सब्सिडी कितना है 10 का, तो ये आ जाएगा 250 प्लस 30 प्लस 10, 290। GVA एट MP आ गया बेटा जी 290, तो ये तो है 290। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें ढूंढना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू है क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये रहा 150, 150 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, हो गया हमारा काम। 290 और 150 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी 290 प्लस 150, 440 आपका आंसर आ जाएगा लैक्स में। ठीक है, परफेक्ट है। देख रहे हो किस तरीके से करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ सर, इसका बताओ मुझे फटाफट से क्या आंसर आएगा इस बार, क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स। चलो जी, सेल्स फाइंड आउट करो जरा, क्या दिया हुआ है मुझे। देखो आपको पता है GVA एट MP इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे ही होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। NVA एट FC दिया हुआ है 2000, NVA एट FC 2000, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए GVA एट MP, GVA एट MP। नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करूं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करूं, इसमें नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, प्लस कर दो 700। VA सेम है, कुछ नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस NIT होगा IT माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। प्रॉफिट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, सब्सिडीज है खाली 200 का, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज 0 माइनस 200 विल बी माइनस 200, तो माइनस 200 आ जाएगा। GVA एट MP बताओ कितना है, 2700 माइनस 200, 2500, GVA एट MP 2500 आ गया। सेल्स मुझे ढूंढना है, तो सेल्स को सेल्स ही रख देता हूँ। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 माइनस 100, 500। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 3000 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो बेसिकली 2500 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 2500, ये 2500 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सेल्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5000। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो, आप लोगों से कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है, सेल्स दे सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ सकता है, आप लोगों से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पूछ सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो दिस इज़ हाउ आपको तैयार कर लेना है वैल्यू एडिड, और इसी के साथ आपके न्यूमेरिकल, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड सारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई चीज़ें और आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। Thank you so much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. Bye bye.